हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB की। ठीक है, तो DSSB की वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। तो उस वैकेंसी में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हुए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से क्लियर नहीं किया गया है और कई चीज़ों को जो है क्लियर कट भी बताया हुआ है, और ऐसे में स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट हैं। उन डाउट्स को आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं और इनमें अलग अलग पॉइंट्स में हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी पहले मेरे वीडियोस में जो कमेंट आए हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ने ईमेल भी किया हुआ है अपने डाउट्स के बारे में, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट अब भी छूट जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है कमेंट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए अपने वीडियो को आज के स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपके काम के वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी तैयारियों से रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलर अपडेट हो रहे हैं और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल से इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या डाउट है, बीएड वाले पीआरटी का फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। तो कई स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा था कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी का फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। तो जो बीएड के स्टूडेंट है वो पीआरटी का फॉर्म नहीं डाल सकते। ठीक है, पीआरटी का फॉर्म वो नहीं डाल सकते, उसके लिए उनको एलिजिबल नहीं माना गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वही पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे, जो पीआरटी के लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्री वाले कोर्स हैं जैसे कि बीएलएड है। ठीक है, बीएलएड है, इसके अलावा डीएलएड है। तो वो वाले स्टूडेंट जो है बीटीसी वगैरह वो वाले स्टूडेंट जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि यहाँ पर बीएड वाले स्टूडेंट पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो डीएलएड जो डिप्लोमा वाले हैं, जो एलिमेंट्री एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं, वो जो है टीजीटी का फॉर्म भी नहीं डाल पाएंगे, वो सिर्फ जो है पीआरटी का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, आगे जो एनटीटी के बारे में है उसमें आगे अभी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो नर्सरी टीचर के लिए है। ठीक है, उसके लिए मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो देखते हैं सेकेंड नंबर में जो मोस्ट पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है अपर एज लिमिट के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं अपर एज लिमिट के बारे में क्या कहा गया है। अपर एज लिमिट के बारे में आपको पता होगा कि पीआरटी के लिए कहा गया है 30 ईयर्स। ठीक है, और टीजीटी के लिए कहा गया है 32 ईयर्स। तो ये जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए कहा गया है। तो जो मेल और फीमेल के लिए जो कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ठीक है, मेल के लिए भी पीआरटी में यही है, फीमेल के लिए भी यही है, और जो टीजीटी में है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए 32 रखा गया है। ठीक है, तो हो सकता है बाद में इसको चेंज किया जाए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल की जो स्थिति है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो आप अपर एज लिमिट समझ लीजिए। तो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो है पीआरटी के लिए 30 ईयर्स, और इसके अलावा एनटीटी के लिए भी जो है 30 ईयर्स है, और टीजीटी के लिए भी आपका जो है ये 32 ईयर्स है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट को कम से कम कितने साल पढ़े हों। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल है कि कई सारे जैसे केवीएस वगैरह की जब आती है या फिर एनवीएस में क्या कहा जाता है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट कंसर्न है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उनको ग्रेजुएशन के 3 साल पढ़े होने चाहिए। ऐसे उनकी क्राइटेरिया वो साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में लिख देते हैं। लेकिन ऐसा कोई स्पेशल इसमें नहीं कहा गया है। DSSB की जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, DSSB के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बल्कि वहाँ 3 साल की जो क्राइटेरिया है वो नहीं लिखा गया है। वहाँ जो है 2 साल के लिए वहाँ लिखा गया है। यानी अभी आप लोगों ने अपना जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए एसएसटी से, तो अगर आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए जिस क्राइटेरिया की बात की गई है, अगर उस सब्जेक्ट को आप 2 साल आप लोगों ने पढ़ा है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं और बिल्कुल DSSB के लिए एलिजिबल हैं।
कहने का ये मतलब है कि वहाँ आप एक बात और समझ लीजिए सब्जेक्ट के बारे में वहाँ पर क्या कहा गया है। जैसे कि एसएसटी में कुछ 6-7 सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। उसमें से हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है और भी 2-3 सब्जेक्ट्स हैं। अगर उन सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा है 2 साल तक, ठीक है, 2 साल अगर आपने पढ़ा है तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात वहाँ नहीं की गई है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि कोई भी 2 सब्जेक्ट को पढ़ना अनिवार्य कहा गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 2 सब्जेक्ट के लिए वहाँ कोई कॉम्बिनेशन की बाध्यता नहीं की गई है। वहाँ इस बारे में क्लियर नहीं किया गया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में वहाँ नहीं बताया गया है। तो आप ये मानकर चलिए कि इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि अगर हिस्ट्री पढ़ा है 2 साल या फिर जियोग्राफी पढ़ा है 2 साल, इंग्लिश माफ़ कीजिएगा इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा है 2 साल या फिर पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है 2 साल, और भी जो 2-3 सब्जेक्ट की बात मैंने अपने पिछले वीडियो में की थी, तो अगर आपने कोई भी एक सब्जेक्ट उसमें से 2 साल पढ़ा हुआ है तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले बिल्कुल भर सकते हैं। DSSB का फॉर्म जो है पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट वहाँ पर भर सकते हैं और हर स्टूडेंट को वहाँ पर भरने की छूट है। कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर भरकर जॉब ले सकता है। तो अदर स्टेट वाले यानी पूरे ऑल इंडिया से हर कैंडिडेट जो इसके लिए एलिजिबल है इनके पोस्ट के लिए वो भर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे आपका क्या सवाल है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है एस्टेट चले गया नहीं। कई स्टूडेंट ने ये पूछा हुआ है कि जो स्टेट का जो टेट है, ठीक है, स्टेट का जो टेट उन्होंने क्लियर किया हुआ है वो चलेगा या नहीं, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके लिए DSSB के लिए सी टेट होना अनिवार्य है। तो सी टेट वाले स्टूडेंट को ही वहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। और यहाँ सी टेट की अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जैसे कि जो पीआरटी के स्टूडेंट है, जो पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे उनको सी टेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, और जो टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे उनको सी टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो एनटीटी के लिए है वो मैं आगे बताता हूँ एनटीटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो फिलहाल पीआरटी और टीजीटी वाले अपना ये समझ लें कि एस्टेट नहीं चलेगा, आपको सी टेट पेपर 1 पीआरटी के लिए और सी टेट पेपर 2 टीजीटी के लिए क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह ओबीसी वालों का क्या चक्कर है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो ओबीसी वाले हैं उनको ये जानना है कि ओबीसी वालों के लिए क्या कहा गया है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो ओबीसी साफ साफ ये समझ लीजिए कि जो दिल्ली के निवासी हैं, ठीक है, जो दिल्ली के निवासी हैं वही ओबीसी में कंसीडर किए जाएंगे। ओबीसी क्राइटेरिया को जो वहाँ दिल्ली के निवासी दिल्ली में रहते हैं उनकी जो भी क्राइटेरिया है ओबीसी होने की वही बस कंसीडर किया जाएगा। बाकी दूसरे किसी भी जगह के ओबीसी वालों को, अदर स्टेट के ओबीसी वालों को वहाँ पर जनरल माना जाएगा। वहाँ पर ओबीसी कंसीडर नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है, जितने भी ओबीसी हैं। और ये सिर्फ ओबीसी वालों के लिए कहा गया है, याद रखिएगा। एसटी और एससी वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। पूरे ऑल इंडिया के कहीं के भी एसटी एससी वहाँ एसटी एससी में ही काउंट होंगे। ये सिर्फ ओबीसी के लिए कहा गया है कि वहाँ सिर्फ दिल्ली के जो ओबीसी सर्टिफिकेट हैं उनको वहीं पर रिजर्वेशन ओबीसी में वो ले सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है क्या सी टेट में 82 नंबर से हो जाएगा क्या। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने सवाल पूछा हुआ है। तो 82 मार्क जो है सी टेट में जिन्होंने लेकर के आया है वो कैटेगरी में लेकर के आया है, ठीक है। कौन कौन से, एससी, एसटी या फिर ओबीसी। तो इस 3 कैटेगरी में जो है 82 पर पास माना जाता है, ठीक है, क्वालिफाइड माना जाता है सी टेट। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए, जो मैंने पहले बताया कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको दिल्ली में ओबीसी माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो ओबीसी वाले हैं अगर उन्होंने 82 से लेकर के 89 नंबर तक लेकर के आया है तो वो क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे दिल्ली के लिए। जो DSSB के जो वैकेंसीज है उनके लिए क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। ओबीसी को 90 या फिर 90 प्लस चाहिए, 90 या फिर 90 प्लस, एटलीस्ट 90 होना ही चाहिए ओबीसी के लिए। लेकिन अगर बात किया जाए एससी और एसटी की, तो अगर उन्होंने 82 से लेकर के 89 तक अगर लाया हुआ है तो वो एलिजिबल हैं। और जो ओबीसी वाले हैं चूँकि उनको दिल्ली में ओबीसी कंसीडर नहीं किया जाएगा अदर स्टेट वालों को, इस वजह से उनको 90 प्लस नंबर अनिवार्य हैं, वो
82 से लेकर के 89 में एलिजिबल नहीं है वहाँ DSSSB के लिए। और जो दिल्ली के OBC वाले हैं वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, 82 वाले भी वहाँ पर एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो कॉमर्स वालों के लिए क्या कहा गया है आप देख लीजिए। SST के लिए वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिन्होंने या तो इकोनॉमिक्स पढ़ा है या फिर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडी 2 साल, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर उन्होंने 2 साल पढ़ा हुआ है, इसमें भी ये नहीं कहा गया है कि इन दोनों को पढ़ा होना चाहिए। तो आप ये मान करके चलिए कि इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट को अगर उन्होंने 2 साल पढ़ा हुआ है तो वो कैंडिडेट जो हैं SST के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। तो कॉमर्स वाले निश्चिंत होकर के जो है SST के लिए, TGT के लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडी पढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है NIOS मान्य है या नहीं। तो NIOS वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका ये क्वेश्चन है कि NIOS DSSSB में मान्य होगा या नहीं। तो इसके लिए DSSSB ने कोई जो है स्पेशल कुछ वहाँ लिखा नहीं है अपने नोटिफिकेशन में, ठीक है। लेकिन जो NIOS की जो उनका जो वो निकला हुआ था, ठीक है, कि कहाँ कहाँ ये मान्य होगा। तो DSSSB के लिए ये कहा गया है कि मे बी, ठीक है, मे बी लिखा हुआ है उनके जो डॉक्यूमेंट्स में कि वो कंसिडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कोई ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट नहीं किया है, कोई भी ऑफिशियल कोई बात लिखी नहीं है अपने नोटिफिकेशन में NIOS के बारे में। तो आप जो हैं अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो NIOS वाले डाल तो सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल बात नहीं लिखी गई है कि NIOS को जो है कंसिडर किया जाएगा या नहीं। तो आप अपने स्वविवेक से, अपने बुद्धि और विवेक से आप काम ले सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है NTT यानी कि जो नर्सरी टीचर के लिए जो पोस्ट है, CTET अनिवार्य है या नहीं। तो NTT के लिए कुछ बातें कही गई हैं, मैं बता देता हूं कि सबसे पहले तो CTT जो है यानी कि CTET पेपर 1 या फिर पेपर 2 इसके लिए कोई अनिवार्यता इसकी नहीं रखी गई है। तो जो भी NTT के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहा गया है NTT के बारे में। NTT के बारे में जो कुछ कहा गया है वो ये है कि NTT के लिए आप जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर है। आपको पता होगा, मैंने पहले बताया, इसको मेंशन किया हुआ है कि NTT के लिए जो 30 ईयर मैक्सिमम एज रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा CTET की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। CTET पेपर 1, 2 इसके लिए कोई अनिवार्य नहीं होगा। और NTT का जो है B.Ed वाले NTT नहीं भर सकते, ये याद रखिएगा। जो भी B.Ed के स्टूडेंट है वो NTT नहीं भर सकते। वहाँ पर जो DLED, BLED या फिर वहाँ जो नर्सरी में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, उनके आई थिंक जो है D.Ed वाले भी वहाँ पर नहीं भर सकते। जिन्होंने नर्सरी में एजुकेशन का जो डिग्री या डिप्लोमा उनके पास है, नर्सरी की डिप्लोमा है उनके पास, वही बस NTT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने नर्सरी से जो है अपना B.Ed किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है, वही बस NTT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट के जो सवाल हैं वो है सभी योग्यताएं जो है लास्ट डेट तक पूरा करना है, ठीक है। तो ये सवाल है कि कई सारी योग्यताएं हैं, जैसे कि एज है, जैसे कि एज का जो प्रॉब्लम है तो वो लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है लास्ट डेट एज, जैसे कि यहाँ 30 ईयर जो दिया हुआ है और 32 ईयर जो है TGT के लिए, तो 32 ईयर कंप्लीट नहीं होना चाहिए फॉर्म के लास्ट डेट तक, 30 ईयर कंप्लीट नहीं होना चाहिए फॉर्म के लास्ट डेट तक, ठीक है। तो फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, 25 मई से लेकर के 26 जून तक, ठीक है। 25/5 से लेकर के 26/6 माफ़ कीजिएगा, ये 24/6 है, ठीक है। 24/4 तक, 24 जून तक के पहले आपका 30 ईयर कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका 2 दिन भी ज़्यादा हो जाता है, 22 जून को ही आपका 30 ईयर पूरा हो जाता है, ठीक है। तो 24 जून को आपकी उम्र क्या होगी, 24 जून को आपकी उम्र होगी 30 साल और
2 दिन, ठीक है। तो ये जो उनका जो कैलकुलेटर होगा जो भी, वहाँ पर ये 30 साल और 2 दिन इसकी तारीख दिखाई जाएगी, तो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब कि आपकी एलिजिबिलिटी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको याद रखिएगा कि जो लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट में ही, लास्ट डेट पर ही उसको कंसीडर किया जाएगा, और लास्ट डेट है 24 जून। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। और यही चीज़ें जो है आपके डॉक्यूमेंट के साथ भी यही चीज़ें कनेक्ट होती हैं। आगे उसको देखते हैं डॉक्यूमेंट का क्या चक्कर है, कि कई लोग जैसे कहते हैं कि अपीयरिंग स्टूडेंट है, ठीक है। तो जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनका लास्ट ईयर है, या फिर जिन्होंने सीटेट क्लियर नहीं किया हुआ है, तो वो नहीं भर पाएंगे। और जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी शायद, हाँ, ये कुछ स्टूडेंट ने ये पूछा हुआ था कि अपीयरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। तो जो स्टूडेंट अपीयरिंग में हैं, ठीक है, अपने बीएड के लास्ट ईयर में हैं, तो वो जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में भी नोटिफिकेशन में कोई क्लियर कट बातें नहीं कही गई है, लेकिन आप ये मान के चलिए, चूँकि ये DSSB का एग्ज़ाम है, वहाँ पर उनकी जो क्राइटेरिया है वो यही है कि जो लास्ट डेट है, यानी कि जो 24 जून है, तो आपको 24 से पहले, यानी कि आपका अगर 23 को भी आपका रिज़ल्ट आ जाता है, तो आपको वहाँ पर जो है एलिजिबल मान लिया जाएगा। लेकिन आपका अगर लास्ट डेट तक आप पास नहीं होते हैं, आपका रिज़ल्ट नहीं आया होता है, तो आपको वहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, हमारा बीएड लास्ट ईयर है या फिर एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आपका 24 जून तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, वरना आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। और हाँ, एक सवाल और बच गया लास्ट, जो है कि क्वेश्चन नंबर 13, एज कब तक कंसीडर किया जाएगा। तो यही जो कि मैंने बताया कि 24 जून जो है वही आपकी एज क्राइटेरिया की लास्ट डेट है। तब तक आपका 30 ईयर जो पीआरटी वाले स्टूडेंट हैं, एनटीटी वाले हैं, उनका कंप्लीट नहीं होना चाहिए, और जो टीजीटी वाले स्टूडेंट हैं उनका 32 ईयर कंप्लीट नहीं होना चाहिए 24 जून तक। अगर आपका 23 जून को भी कंप्लीट हो जाता है तो आपको वहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। यदि आपका 25 जून को कंप्लीट होता है, यहाँ टीजीटी के लिए 32 ईयर और जो पीआरटी के लिए 30 ईयर, अगर आपका 25 जून को कंप्लीट होता है तो आप बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। तो ये थी कुछ बातें, कुछ इतने सारे क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने लिया। अगर अभी तक आपके कोई डाउट्स होंगे तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर मैं इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल होंगे तो कमेंट करके आपका अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स इसमें से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।